जलियांवाला नरसंहार के सिर्फ 7 महीने बाद भील समाज के हजारों आदिवासी लोग मानगढ़ हिल्स पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी अंग्रेज वहां पहुंचे और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। 1500 से ज्यादा आदिवासी बेमौत मारे गए। लेकिन ये और इससे भी भयानक कई सारे नरसंहार भारत के इतिहास में दब गए। ये सारे नरसंहार इतने विभत्स हैं कि जलियांवाला बाग की घटना इनके सामने एक छोटी सामान्य घटना नजर आएगी। तो आइए इस वीडियो में गोरे अंग्रेजों के उन काले कारनामों के विषय में जानते हैं जिन्हें कायदे से एक आम भारतीय की किताबों में होना चाहिए था। इनमें से अंतिम घटना आजादी से केवल 4 साल पहले हुई और इसमें भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा लोग समाप्त हुए, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं बताया जाता। 1857 की क्रांति जब अपने चरम पर थी, तब नाना साहब ने कानपुर छावनी को घेर लिया। इस सीट से जब अंग्रेजों की हालत खराब होने लगी तो जनरल व्हीलर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सेफ पैसेज के बदले सरेंडर किया। नाना साहब इस पर राजी हुए और 27 जून 1857 को सती चौरा घाट से अंग्रेज नावों पर सवार होकर इलाहाबाद जाने के लिए तत्पर हुए। यहाँ एक कंफ्यूजन और भगदड़ के कारण मार काट मच गई। इस मारकाट के बाद बचे 120 अंग्रेज महिला बच्चों को बंदी बनाकर नाना साहब ने कानपुर पर कब्जा जमाया। लेकिन ये बस एक शुरुआत मात्र थी। कर्नल जेम्स जॉर्ज स्मिथ नील जनरल हेनरी हैवलॉक के साथ इलाहाबाद से कानपुर की ओर निकला। कहते हैं कि कर्नल नील ने रास्ते में मिलने वाले भारतीयों को असह्य पीड़ाएं दी। नाना साहब ने बंदियों के बदले बार्गेन करने की कोशिश करी, लेकिन अंग्रेजों ने न समझौता किया न ही उनकी नृशंसताएं रुकी। और ये नृशंसताएं इतनी भीषण हुआ करती थी कि आम आदमी की रूह कांप जाए। जैसे कानपुर शहर में खड़ा ये पेड़, जिसे लोकल्स बूढ़ा बरगद कहते हैं, इस पर एक साथ 144 क्रांतिकारियों को लटका दिया गया। 12 जुलाई को नाना साहब की सेना का फतेहपुर में अंग्रेजों से सामना हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी साबित हुए। आगे नाना साहब ने अपने भाई बालाराव के नेतृत्व में सेनाएं भेजी, जिनका औंग गांव में अंग्रेजों से सामना हुआ। इसमें भी अंग्रेज विजयी साबित हुए। इन 2 हारों और अंग्रेजों के निर्ममताओं से किसी भी समझौते की गुंजाइश नहीं बची। इसके बदले कैद में मौजूद अंग्रेज महिलाओं बच्चों का नरसंहार बीबीघर नाम की हवेली में हुआ। हालांकि इस नरसंहार को लेकर कई सारी कहानियां हैं। जैसे कहते हैं कि नाना साहब इसके खिलाफ थे। इवन उनके घर की महिलाएं इस नरसंहार को रोकने के लिए अनशन पर बैठ गई थीं। कई सारे क्रांतिकारियों ने इन औरतों बच्चों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया और बेगम हुसैना खानूम ने ऐसा करने पर सैनिकों को उलाहनाएं दी और अंततः एक कसाई ने इन महिलाओं बच्चों को गड़ासे से काट दिया। ऑलरेडी बर्बरता कर रहे अंग्रेजों को इस घटना ने आम लोगों पर कत्लेआम करने की एक वैलिड वजह दे दी। कानपुर पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने लोकल्स को लूटना, घरों को जलाना, बाजारों को जलाना और मास एक्सिक्यूशन करना शुरू किया। जिसमें से एक कहानी उस बूढ़े बरगद की है जो मैंने पहले बताई। सैनिकों और आम लोगों को लटकाने से पहले बीबी घर के फर्श और दीवारों को जीभ से चाटने पर मजबूर किया गया। हिंदुओं को जबरन गाय खिलाई गई और मुसलमानों को सूअर का मांस। यहाँ तक कि कई सारे मुसलमानों के शरीर पर सूअर की चमड़ी सिलकर उनका एग्जीक्यूशन किया गया। आम लोगों को पकड़ कर फांसियां दी गईं, कई को गोलियां मारी गईं और कुछ को तो तोप से उड़ा दिया गया। आसपास के लोगों को जब इस नरसंहार का पता चला, तब लगभग 2000 लोगों ने संगठित होकर इसका विरोध करने की कोशिश करी। बदले में अंग्रेजों ने इन लोगों के पूरे गांव को घेर कर जला दिया। अंग्रेजों द्वारा किए गए नरसंहारों की कहानियों में ये सिर्फ एक भूमिका मात्र है और इसे तो फिर भी हम वॉर टाइम एट्रोसिटी कह सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे आने वाले नरसंहारों को जानकर आपको इस सो कॉल्ड ग्रेट सिविलाइजेशन के लोगों का असली चेहरा दिखाई देगा। सन 1849 जब पंजाब अंग्रेजों के अधीन हो गया तो उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी सबसे सफल तकनीक बांटो और राज करो यानी डिवाइड एंड रूल के तहत लार्ज स्केल बुचरी अलाउड कर दी। तब के पंजाब में आज के पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा आता था और हिस्टोरिकली सिख और मुस्लिम समाज में कैसे इक्वेशंस रहे हैं वो हम सब जानते हैं। सो मलेरकोटला नाम की जगह पर एक मुस्लिम युवक जो कि एक बैल को मिस हैंडल कर रहा था, उसकी गुरमुख सिंह नाम के एक सिख से झड़प हो गई, जिसके रिस्पॉन्स में उस बैल को सरेआम काट दिया गया।
गया। गुरमुख सिंह जब ये खबर लेकर भैनी साहब गुरुद्वारा लुधियाना पहुंचा और सबको ये कहानी सुनाई, तब 13 जनवरी 1871 में कूका हीरा सिंह के साथ 200 सिख घटना स्थल मलेरकोटला के लिए रवाना हुए। 15 जनवरी को इन सिखों की मलेरकोटला के अधिकारियों से भिड़ंत हुई, जिसमें हारने के बाद सिखों ने सरेंडर कर दिया। लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर कोवेन ने सरेंडर करने वालों को तोप से उड़ाने का आदेश दिया और 16 और 17 जनवरी को इन सब के साथ यही किया गया। कूका बरियन सिंह की हाइट तोप के मुंह तक न पहुंचने के कारण जब उन्हें छोड़ा गया, तब उन्होंने पास के खेतों से ईंट और पत्थर इकट्ठा करके उसके ऊपर खड़े होकर अंग्रेजों को खुद को उड़ाने के लिए कहा, और ऐसा ही किया गया। इस कारण इस नरसंहार को कूका या नामधारी मैसेकर भी कहते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर में फैली मानगढ़ की पहाड़ियों में आदिवासी समाज के लोग रहा करते थे। 20वीं शताब्दी में यहाँ का भील समाज बॉन्डेड लेबरर की श्रेणी में पहुंच चुका था। सन 1899 और 1900 के बीच ग्रेट फेमिन के कारण 6 लाख लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई। पहले से ही बुरी स्थिति में रह रहे भीलों पर भी इसका बहुत बुरा असर हुआ। गुरु गोविंद गिरी, जिन्हें गोविंद गुरु भी कहते हैं, उन्होंने भीलों के बीच बधुआ मजदूरी, लगान और शोषण इत्यादि के खिलाफ काम करना शुरू किया। दयानंद सरस्वती से प्रभावित गोविंद गुरु की इस क्षेत्र में अच्छी पकड़ थी और इनका आंदोलन जोर पकड़ने लगा। सन 1910 में उन्होंने अंग्रेजों से 33 पॉइंट वाले एक डिमांड चार्टर को लागू करने की मांग करी। ऑब्वियसली अंग्रेजों ने उसे इनकार कर दिया। इवन अंग्रेजों ने इस ट्राइब को 15 नवंबर 1913 तक मानगढ़ छोड़ने का आदेश दिया। भील्स का प्रोटेस्ट और तेज हो गया, लेकिन दिया गया समय समाप्त होने के बाद ब्रिटिशर्स मानगढ़ पहुंचे और आंदोलनकारियों पर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 1500 से ज्यादा आदिवासी मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड से सिर्फ 7 महीने बाद हुए इस नरसंहार को आदिवासी जलियांवाला बाग भी कहते हैं। लेकिन अब आप बताओ, क्या आपको इस वीडियो से पहले इस नरसंहार के बारे में पता था? मानगढ़ की तरह ही 1922 में राजस्थान और गुजरात में बधुआ मजदूरी, लगान, बेगारी और लायन राइट्स को लेकर मोतीलाल तेजावत की अगुवाई में एका मूवमेंट, या जिसे एकी मूवमेंट भी कहते हैं, चल रहा था। होली से एक दिन पहले पड़ने वाली अमलकी एकादशी को सबरकाठा गुजरात के पाल, चितरिया और दादवाव गांव के लोग उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए थे। अंग्रेज उस समय मोतीलाल तेजावत को ढूंढ रहे थे, तो जब उन्हें इस गैदरिंग का पता चला तो वहां पहुंच गए। जब आदिवासियों ने उन्हें देखा तो तीर कमान से उनका सामना करने की कोशिश की, लेकिन संगीनों के सामने तीर कमान की क्या बिसात। अंग्रेजों ने यहाँ भी जलियांवाला बाग की तरह इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू करा दी। ऑफिशियल डाटा के अनुसार 1000 से ज्यादा लोगों ने इस घटना में जान गंवाई और अनऑफिशियली ये डाटा 1500 से ज्यादा है। ये नरसंहार भी इतिहास की किताबों और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में स्थान पाने से वंचित रहा। 20वीं शताब्दी के दूसरे क्वार्टर तक एम्पायर श्रिंक करना शुरू होने लगा था और अफगानिस्तान से लगता हुआ भारतीय इलाका तब से ही ग्रेट गेम में शामिल हो गया था। बलूचिस्तान, पेशावर और आसपास के इलाकों में स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। उनकी ऑर्गेनाइजेशन खुदाई खिदमतगार को दुनिया की पहली नॉन वायलेंट आर्मी कहा जाता है। नॉन वायलेंस को एक पॉलिसी के रूप में स्वीकार करने की वजह से ही खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। अंग्रेजों ने इस इलाके में फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन इम्पोज करा, जिसमें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लोगों के कई सारे अधिकार छीन लिए गए, खास तौर पर पश्तूनों के। खुदाई खिदमतगारों ने इसका विरोध करना शुरू किया। कांग्रेस पार्टी की एक टीम ने इस विषय पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां जाने का फैसला लिया। इस टीम को रिसीव करने के लिए हजारों लोग रेलवे स्टेशन पहुंचने लगे, लेकिन इस टीम को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जाने से रोक दिया गया और पंजाब में ही डिटेन कर लिया गया। वहीं खान अब्दुल गफ्फार खान समेत कई नेताओं को भी अरेस्ट कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरोध में पेशावर के किस्सा खवानी में एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया गया। पेशावर के डिप्टी कमिश्नर मेटकाफ ने आर्मर्ड कार से इस इलाके का मुआयना करने का आदेश दिया। ये कार्स उस इलाके में लोगों को कुचलते हुए पहुंची, लेकिन अंग्रेज यहीं नहीं रुके। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और इस बार फायरिंग नॉर्मल बंदूकों से नहीं बल्कि मशीन गन से हुई। पहले राउंड में 10 से 15 मिनट तक गोलियां चली। जब गोलियां चलनी रुकी तो आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को पीछे हटने के लिए कहा, ताकि
ताकि वो मृतकों के शव उठा सके। लेकिन अंग्रेजों ने आधे घंटे बाद दोबारा गोलियां चलाना शुरू कर दिया और ऐसे ही टर्न बाय टर्न सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक गोलियां चली। 6 घंटे तक चली इस अंधाधुंध फायरिंग के बाद भी ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 30 लोग हताहत हुए, लेकिन असली नंबर 400 से ज्यादा है। इस घटना में अंग्रेजों ने सिर्फ आम लोगों पर ही गोलियां नहीं चलाई। इस घटना के टाइम 18 रॉयल गढ़वाल राइफल्स के कुछ जवानों ने फायरिंग करने से इनकार कर दिया था, जिन्हें बाद में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजाएं हुई। उड़ीसा के गंगापुर प्रिंसली स्टेट्स के आदिवासी बेगारी और बटाई सिस्टम के कारण गोइंतियों से क्षुब्ध थे। बेगारी यानी अनपेड लेबर और बटाई यानी कि वो व्यवस्था जिसमें खेती के बदले किसान को अपनी फसल का बड़ा हिस्सा जमीन के मालिक को देना होता था। सो किसान अपने पारंपरिक अधिकार जो कि अंग्रेजों से पहले उनके पास हुआ करते थे, उन्हें वापस पाने के लिए आंदोलनरत थे। निर्मल मुंडा नाम के एक व्यक्ति इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। उन्होंने न सिर्फ किसानों को ऑर्गेनाइज किया बल्कि इन लोगों ने लैंड रेवेन्यू देने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद पूरे स्टेट का लैंड रेवेन्यू स्टैंड स्टिल पोजीशन पर आ गया। सो गंगापुर स्टेट की रानी जानकी रत्ना देवी ने पूरे स्टेट में यात्रा करके लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसी क्रम में 25 अप्रैल 1939 को रानी साहिबा आमको सिमको गांव पहुंची। एक योजना के तहत खबर फैलाई गई कि वो यहाँ किसानों की मांग मानने के लिए आ रही हैं, जिसके कारण 3000 से ज्यादा किसान यहाँ एकत्र हुए। लेकिन रानी साहिबा यहाँ असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट लेफ्टिनेंट E.W. मार्जर और 2 प्लेटून्स के साथ पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने निर्मल मुंडा को पेश होने के लिए आदेश दिया, लेकिन कोई भी निकलकर सैनिकों के सामने नहीं आया। सो कैप्टन बिस्को ने अपने पुलिस ऑफिसर्स को गोलियां चलाने का आदेश दिया। ऑफिशियल आंकड़े के अनुसार सिर्फ 39 लोग मारे गए, लेकिन एक्चुअल नंबर 300 से ज्यादा है। इवन इन लोगों का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया गया। कई को बीर मित्रापुर के चूना फैक्ट्री में फेंक दिया गया, कईयों को एक साथ जला दिया गया। इस नरसंहार ने एग्रेरियन क्रांति को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। हालांकि इस नरसंहार के लिए अंग्रेज और रानी जानकी रत्ना देवी बराबर के हिस्सेदार हैं। ये तो रही अंग्रेजों के छोटे मोटे नरसंहारों की कहानी। अगर आप अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो ऑफ कोर्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। और अब हम बात करते हैं भारत के सबसे विभत्स हत्याकांड की। और हाँ, इस कांड में एक भी गोलियां नहीं चली हैं, फिर भी लाखों लोग मारे गए। मार्च 1942 जापान ने आज के म्यांमार और तब के बर्मा पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों को लगा कि अगला नंबर भारत और स्पेशली बंगाल का होगा। बंगाल 1911 तक ब्रिटिश इंडिया की राजधानी था। कलकत्ते के पोर्ट से एक समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का 60% से ज्यादा का ट्रेड होता था और 1940s में भी कलकत्ता कुछ वैसी ही अहमियत रखता था। सो अंग्रेजों का ऐसा सोचना बहुत गलत भी नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने इस संभावित आक्रमण से बचने के लिए क्या किया? अपने हाथों से ही बंगाल को तहस नहस कर दिया। अंग्रेजी में जिसे स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी कहते हैं, बंगाल में वो अपनाई गई। 16 अक्टूबर 1942 को बंगाल के तट से एक साइक्लोन टकराया, जिससे न सिर्फ हजारों की मृत्यु हुई बल्कि फसलों को भी काफी नुकसान हुआ। बंगाल जहां साल में 3 फसलें हुआ करती थीं, वहां लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। ऐसी विकट स्थिति में भी वहां फूड सप्लाई इंश्योर करने की जगह अंग्रेज सिपाहियों के लिए अनाज होर्ड किया जा रहा था। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 में चावल की सप्लाई बंगाल से हो रही थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया लियोपोल्ड एमरी कहते हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के अनुसार भारत को भेजे जाने वाली कोई भी मदद कम पड़ेगी, बिकॉज इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स। 1942 के अंत तक बंगाल की सड़कों पर लाशों के ढेर लगने लगे। लोग सिर्फ अपना पेट भरने के लिए अपनी महिलाओं बच्चों तक को बेचने को मजबूर हो गए। अलग अलग एस्टिमेट्स के अनुसार इस अकाल में 15 से 50 लाख के बीच जाने गई, जिसका सीधा कारण ब्रिटिश पॉलिसीज थी, बट कोई भी इसे एक्नॉलेज नहीं करता। हिल्सडेल कॉलेज के इस एडिटोरियल के अनुसार 5000 किलोमीटर दूर बैठा चर्चिल बंगाल में हुए नरसंहार का जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? इसके अनुसार भला कोई इतनी दूर से क्या कर सकता था? और इससे भी बड़ा मजाक क्या है आप जानते हैं?
ये एडिटोरियल एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने लिखा है। विंस्टन चर्चिल जो इस नरसंहार का जिम्मेदार है, उसे नोबेल प्राइज मिला है। और सिर्फ चर्चिल ही क्यों, एक रिपोर्ट के अनुसार 200 साल के अंग्रेजी शासनकाल में उनकी पॉलिसीज की वजह से 1.8 बिलियन भारतीयों की जान गई। अंग्रेजों ने भारत से 43 ट्रिलियन से भी ज्यादा धन लूटा। ये आंकड़ा आज भारत की जीडीपी का 12 गुना है। अफसोस तो ये है कि हम भारतीय भी अंग्रेजों को प्रोग्रेस और मॉडर्नाइजेशन के सिंबल के तौर पर देखते हैं, न कि बारबेरियंस के जैसे। उनकी क्रूरता के नाम पर हम सिर्फ जलियांवाला बाग नरसंहार को ही जानते हैं। सो इस वीडियो में मैंने कुछ और घटनाएं बताने की कोशिश करी है। कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करें। हर हर महादेव।